नारे। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। आज चर्चा करेंगे तमाम बड़ी खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। कोंडागांव में शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव का राज्य स्तरीय आयोजन जिला सरगुजा अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस 2025 के अवसर पर किया गया, जिसमें देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई। शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव में जिले से प्रतिभागों के रूप में सम्मिलित लिंगो गोटुल मांदरी नाचा पार्टी ने राज्य में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया, जिनके नाचा की विधा ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह नाचा पार्टी जिला स्तर में हुए प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हुए है। फिलहाल अब देखा जाए तो ये जो खबर है इस वक्त कोंडागांव में जो शहीद नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव में खुद द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई हैं। लिंगो घोटुल मांदरी नाचा दल में उनको प्रथम स्थान भी इस वक्त प्राप्त हुआ है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इस पूरे आयोजन में कहीं ना कहीं सम्मिलित होना, इस महोत्सव में सम्मिलित होना कई बड़ी बातों को इस वक्त दर्शाता है। आपको बता दें, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव में जिले के तमाम प्रतिभागियों के रूप में भी सम्मिलित लिंगो गोटुल मांदरी नाचा पार्टी जैसे तमाम जो स्थल थे वो कहीं ना कहीं यहां पर शामिल होते नजर आए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अनूठी पहल पर मध्य प्रदेश ने हवाई पर्यटन के क्षेत्र में गौरवशाली अध्याय शुरू किया है। प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ कर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का संचालन गुरुवार 20 नवंबर से विधिवत शुरू हो गया। परंपरागत गाजे बाजे, उत्साह, रंगों और स्थानीय जनता के गर्मजोशी भरे स्वागत के साथ ये सेवा शुरू हुई है, जिसने पूरे प्रदेश में एक उत्सव जैसा माहौल बना दिया है। ये सेवा अब नियमित रूप से संचालित होकर मध्य प्रदेश के पर्यटन को एक नई दिशा और तीव्र गति प्रदान करेगी। पहले दिन 3 सेक्टरों में शेड्यूल के अनुसार हेलीकॉप्टर ने भोपाल से मड़ई और मड़ई से पंचमढ़ी के लिए उड़ान भरी थी। इंदौर से उज्जैन एवं ओंकारेश्वर और जबलपुर से कान्हा और बांधवगढ़ से के बीच हेली सेवा संचालित हुई थी, जिसका जनप्रतिनिधियों और महंतों ने आनंद लिया था। पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने कहा था कि यह सेवा आध्यात्मिक, प्राकृतिक और वन्य जीव पर्यटन को एक तेज, सुगम और किफायती हवाई मार्ग प्रदान करेगी। यह नया हेली नेटवर्क न केवल यात्रियों को बहुमूल्य समय बचाएगा, बल्कि प्रदेश में रोजगार और निवेश को भी बढ़ावा देगा। जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देती हूं कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर पहला राज्य मध्य प्रदेश है जहां पे पीएम श्री वायु सेवा शुभारंभ किया गया है, जिसमें मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में भी आज यहां पे वायु सेवा के माध्यम से आज यहां पे ओला आई और आप देख पा रहे होंगे कि इतना अच्छा यहां पे हेलीपैड बना हुआ है ग्वारा में। यहां पे आज ट्रायल के रूप में आज से शुभारंभ हुआ है और यहां जबलपुर से कान्हा और कान्हा से बांधवगढ़, ये सभी जगह जिस तरीके से हमारे टूरिस्ट जबलपुर तक आते थे और जबलपुर से आकर के बाई रोड वो कान्हा जाते थे, काफी लंबा 200 किलोमीटर के आसपास उनको सफर करनी पड़ती थी, पर ये बहुत ही सस्ता और समय बचने वाला ऐसा वायु सेवा शुभारंभ किया गया है, जिसके चलते हमारे सभी देश विदेश के सभी हमारे अंतर्राज्यीय सभी हमारे टूरिस्ट, हमारे जो पर्यटन के प्रेमी ऐसे भाई बहनें सब लोग आएंगे और इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे कान्हा नेशनल पार्क में आकर के और वो लोग अपना समय बिताएंगे। उसके चलते जो इमरजेंसी में हमारे भैया बहनें मंडला, बालाघाट, सिवनी, ये सभी भाई बहनें भी इसके माध्यम से भोपाल है, बांधवगढ़ है, ये यहाँ वहाँ जा सकते हैं। हिडमा के एनकाउंटर पर दिग्विजय सिंह समेत कई लोगों ने बड़े सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा कि यह नक्सली हिंसा के खिलाफ है, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि नक्सलियों को आत्मसमर्पण के माध्यम से मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक सुधार और पीईएसए कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग भी की। साथ ही मतदाता सूची में आदिवासियों के शामिल होने में आने वाली दिक्कतों का मुद्दा भी बनाया। तो वहीं आदिवासी एक्टिविस्ट सोनी सोरी ने भी एनकाउंटर
एनकाउंटर को हत्या बता दिया है और पुलिस की प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के बजाय सीधे गोली चलाने का रास्ता अपना लिया। मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा का तीखा पलटवार सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि ऐसा कहने वालों को धिक्कार है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। सारे शहीद परिवारों से उन्हें हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। ऐसे लोग ताड़ मेटला, रानी बोदली, झीरम कांड पर क्या कहेंगे? मैं ऐसे सारे ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि ताड़ मेटला के 76 जवानों के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनके परिवार वालों से कहना चाहेंगे कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था? क्या आप एर्राबोर के जले हुए 8 महीने के बच्चे के बारे में सोचेंगे एक आध बार? क्या हुआ था उस बच्चे के साथ? क्यों जलाया गया था पूरा बस्ती? क्या आप मणिकोंटा के बारे में सोचेंगे कि कैसे बम ब्लास्ट से उड़ा दिया गया? चिंगावरम के बारे में सोचेंगे? क्या हाथी घोड़ा गांव के बारे में सोचेंगे कि वहां क्या हुआ था? झीरम में पूरे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त कर दिया गया था। इन सारी ही घटनाओं में जो लोग सम्मिलित हों, जिसके लिए बार बार सरकार ने कोशिश की कि पुनर्वास हो ही जाए, न हो उसके बाद भी क्या किया जाए भाई? और उसके बाद जो ऐसा कह रहे हैं उनको धिक्कार है, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको इन सारे ही शहीद परिवार, सारे ही नक्सल पीड़ित परिवारों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जल्द ही डीजीपी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें देश भर के पुलिस महानिदेशक, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह आयोजन 28 से 30 नवंबर तक रायपुर में होगा, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, नक्सल रोधी अभियान, साइबर सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। डीजीपी कॉन्फ्रेंस पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार ही डीजी कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये बैठक 28 से 30 नवंबर को होगी। मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन सत्र में शामिल होंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन तक यहीं रुकेंगे। इस बैठक को पूरे देश की पुलिसिंग सुधार के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में क्या नवाचार, क्या सुधार हो रहा है, इस पर चर्चा भी की जाएगी। राज्य की पुलिसिंग को बेहतर करने में भी साफ मदद मिलेगी। अट्ठाईस, 29 और 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस होना है। देश के विभिन्न राज्यों में हुआ करता था, ये पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी दोनों रहेंगे और 3 दिनों तक रहेंगे। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। पूरे देश के पुलिसिंग व्यवस्था को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, कैसे विभिन्न प्रक्रियाओं को संशोधित, परिवर्धित, उन्नत करके कानूनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे प्रदेश में हो रहा है, ये बड़े महत्व का विषय है। इसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। राष्ट्रीय स्तर से भी अधिकारी और हमारे प्रदेश के भी सारे अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं। इसमें फोकस किन बातों पर चलेगा? क्या नक्सल भी एक इशू रहेगा? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कमिश्नरेट प्रणाली, नक्सल का विषय राष्ट्रीय स्तर का है, परंतु उसके लिए अलग प्रक्रिया चल ही रही है। ये प्रक्रिया सिर्फ नक्सल के लिए है ऐसा नहीं है। ये प्रक्रिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस है भाई, ये हर वर्ष होता रहता है। और जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब तक सबसे फॉर्मली और बहुत ताकत के साथ ये काम होता है। इसलिए क्योंकि हर जगह देश में होने वाले नवाचारों को परस्पर एक दूसरे की जानकारी हो और उन नवाचारों के आधार पर हम अपने पुलिसिंग के काम में उत्तरोत्तर उन्नति कर सकें, इसके लिए हो रहा है। इसका किसी एक विषय से लेन देन नहीं। ये हिरमा की मौत शिवपुरी में प्रेस परिवार के पास वितरण और कथा की महत्वपूर्ण सूचना प्रसारित करने के लिए की प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। आपको बता दें कि आगामी 23 नवंबर से 30 नवंबर तक जिला मुख्यालय शिवपुरी स्थित नर्सरी ग्राउंड के विशाल प्रांगण में श्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का आगमन हो रहा है, जिनके मुखार बिंद से प्रतिदिन 7 दिन तक संगीत में श्रीमद् भगवत कथा का वाचन किया जाएगा। इस संबंध में सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को इस भव्य आयोजन में सपरिवार धर्म लाभ प्राप्त हो और किसी प्रकार की असुविधा का सामना कार्यक्रम में न करना पड़े। इसके लिए पत्रकार साथियों के लिए भी प्रेस परिवार पास का वितरण एवं आयोजन के संबंध में जिला प्रशासन सहित कथा यजमान राम प्रकाश कपिल गुप्ता के द्वारा प्रेस वार्ता की गई है।
बंगाल में चल रही एसआईआर को लेकर टीएमसी और बीजेपी नेताओं में आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिख दिया। बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मतदाता सूची में चल रही विशेष गहन समीक्षा प्रक्रिया को रोकने का आग्रह किया है। हालांकि चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि बीएलओ को पूरी ट्रेनिंग दी गई है। सीएम ममता बनर्जी ने बूथ स्तर के अधिकारियों पर अमानवीय कार्य का दबाव डाला। हवाला देते हुए कहा कि जो राज्य भर में घर घर जाकर यह प्रक्रिया संचालित कर रहा है, इस मामले में अब विजय शर्मा का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची को शुद्ध करने का काम किया जा रहा है। इसमें आपत्ति उसको होती है जिसने घुसपैठियों का वोट बैंक बनाकर रख लिया हो। उन्होंने यह भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए और मतदाता सूची के शुद्धता का काम शुरू हो जाना चाहिए। हैं उनको तो आप एसआईआर क्या है भाई, अगर आप प्रक्रियागत देखेंगे ध्यान में आएगा कि अगर मतदाता सूची में ऐसे नाम जुड़े हुए हैं जो वहां नहीं रहते हैं, वहां के नहीं हैं, उनको हटाया जाए। इसमें किसी को क्यों आपत्ति हो सकती है? इसमें सिर्फ उसको आपत्ति हो सकती है जिनका वोट बैंक घुसपैठिए हो। तो घुसपैठियों का वोट बैंक बनाकर जो बैठे हैं उनको तो आपत्ति होगी ही होगी, लेकिन बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, पूरी ताकत से होना चाहिए और मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य तो होना ही होना चाहिए। मोहन बड़ौदिया बस स्टैंड और दुकानों का शुभारंभ आज शाजापुर विधायक अरुण भीमावत करेंगे। इस दौरान उनके साथ सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर ग्राम पंचायत मोहन बड़ौदिया द्वारा तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। ग्राम पंचायत मोहन बड़ौदिया के सरपंच प्रतिनिधि जगदीश ने भी इस बात की साफ तौर पर उन्होंने इस बात का भी संदेह जताया है। जगदीश पाटीदार का कहना है कि 21 नवंबर को मोहन बड़ौदिया ग्राम पंचायत के सामने नवीन बस स्टैंड और जो दुकानें बनकर तैयार हो गई हैं उसका लोकार्पण शाजापुर विधायक अरुण भीमावत द्वारा किया जाना है। लोकार्पण के पूर्व मोहन बड़ौदिया के सरस्वती शिशु मंदिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पैदल यात्रा निकाली जाएगी, जो मोहन बड़ौदिया ग्राम पंचायत पहुंचेंगे, जहां रोड शो के उपरांत नवनिर्मित दुकानों और बस का लोकार्पण किया जाएगा। यहाँ पर कल दिनांक 21/11/2025 वार शुक्रवार को मोहन बड़ौदिया बस स्टैंड का लोकार्पण हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री माननीय अरुण जी भीमावत द्वारा एवं सांसद श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी के द्वारा भव्य आयोजन किया जा रहा है और लोकार्पण का आयोजन किया जा रहा है। और उसके पहले वो वहां सरस्वती शिशु मंदिर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। वहां से चल समारोह बड़ा ढोल धमाकों के साथ भव्य जुलूस सरस्वती शिशु मंदिर से मोहन बड़ौदिया ग्राम पंचायत तक आएगा। पंचायत पर पूरा रोड शो होगा। रोड शो के बाद में पंचायत भवन पर आकर के यहाँ पर दुकानों का और बस स्टैंड का लोकार्पण होगा। छत्तीसगढ़ में सहकारी कर्मचारी संगठन की 18वें दिन भी हड़ताल जारी रही, जिसमें आज प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे सहकारी कर्मचारी संघ को आंदोलन स्थल से खदेड़ दिया गया। बता दें कि 4 सूत्रीय मांग को लेकर लगातार हड़ताल पर बैठे संगठन पर राज्य सरकार ने एस्मा लगा दिया है, यानी ASMA लगा दिया है। बराबर हिदायत के बावजूद भी हड़ताली अपने मांगों पर निरंतर डटे रहे हैं, जिससे प्रदेश में धान उपार्जन के 2 में भी यदा कदा अव्यवस्था देखने को भी मिल रही है, जिससे किसान भी एक तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने हड़ताल आपस लेने और काम पर वापस लौटने की हिदायत दे दी है और पूरी शक्ति बरतते हुए कई प्रबंधकों को बर्खास्त भी कर दिया गया है, जिसे लेकर सहकारी कर्मचारी में हड़ताल को उग्र होते देखा जा रहा है। 3 तारीख से कंटिन्यू हमारे 4 सूत्री मांगों को लेकर हमें धरना स्थल में बैठा हुआ था। हमारा पहला मांग था समर्थन मूल्य धान खरीदी वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में धान परिधान पश्चात हेतु संपूर्ण सुखद मान्य करते हुए आगामी वर्षों के लिए धान खरीदी नीति में निर्णय 1.10 में सुखद मान्य का प्रावधान करते हुए धान खरीदी अनुबंध की
परिवर्तन करते हुए प्रासंगिक सुरक्षा व्यय में कमीशन, खाद बीज, उपभोक्ता फसल बीमा आदि को 2 गुना बढ़ोतरी कर राशन वितरण पर 500 किलो क्षतिपूर्ति एवं 5,000 रुपए की अनुदान दी जाए। इनके जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा हमको सूचना दी गई थी धरना प्रदर्शन के जो नियमानुसार है, पुलिस से अनापत्ति लेकर इनको धरना प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। उसके पश्चात अभी वर्तमान में राज्य शासन से एस्मा लागू हो गया है और अनिवार्य सेवा में इनको लेते हुए कार्य से अनुपस्थित रहने के लिए इनको मनाही की गई है। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा अनुमति का आदेश था स्वयं निरस्त हो गया था और इसके लिए कल इनको सूचना भी दी गई थी तहसीलदार साहब के माध्यम से। फिर भी आज इनके द्वारा चूंकि खाली नहीं किया गया है तो पुनः उनको यहाँ बुलाकर स्थल खाली कराया जा रहा है क्योंकि वो अनुमति निरस्त हो चुकी है। ये सहकारी कर्मचारी हैं, ये शासकीय कर्मचारी नहीं। सरकार जबरन इन पर दबाव बनाकर इनके अधिकारों का हनन कर रही है। इनकी मांगों पर सरकार सुनवाई नहीं करती है और सरकार जबरन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर इन्हें पुलिस बल के माध्यम से जबरन इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। क्या इस देश में, प्रदेश में, क्या इस देश में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को अपने अधिकारों के हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जगह नहीं होता है क्या? सरकार जबरन इन पे दबाव बना रही है, मानसिक रूप से इन्हें परेशान कर रही है। बुरहानपुर जिला मुख्यालय से महज 8 से 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पातोड़ा आज भी पक्की सड़क से वंचित है। रोजाना हजारों ग्रामीण इसी कच्चे और जर्जर रास्ते से गुजरते हैं, जहां हर कदम पर हादसे का खतरा बना रहता है। ग्राम पातोड़ा के पास ही पुलिस क्वार्टर मौजूद हैं। ड्यूटी पर जाने वाले पुलिसकर्मियों को भी रात बेरात इसी खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है। कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण इस सड़क पर गिरकर घायल हो चुके हैं। लोग रोज गिर जाते हैं, गाड़ियां फंस जाती हैं। बारिश के मौसम में तो हालात खराब हो जाते हैं। जगह जगह दलदल और गहरे गड्ढे हैं जिनमें वाहन फंसना आम बात हो चुकी है। कई बार ग्रामीण पैदल भी नहीं निकल पाते। तो वहीं ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को सड़क निर्माण की मांग करते हुए आवेदन दिए, लेकिन समाधान आज तक कागजों में ही अटका हुआ है। अब ग्रामीणों की नजर सरकार और प्रशासन पर है कि आखिर कब बनेगी ये सड़क और कब खत्म होगी उनकी रोजमर्रा की परेशानियां। जो जब से गांव है तब से ये कच्चा रास्ता है और आगे का रास्ता आधा बना हुआ है और अभी आधा बाकी है। तो हमारे को आने जाने में काफी दिक्कतें होती है। स्कूल के बच्चे जाते हैं, हम जाते हैं इधर से और इधर पुलिस लाइन भी है। तो बेचारे प्रशासकीय अधिकारी है और उनका भी रात बेरात आना जाना करते हैं वो, तो उनको भी तकलीफ होती है। और रास्ते में गड्ढे बहुत सारे हैं, तो रात में ऐसा कभी बारिश हो जाती है तो वो गड्ढे हमारे को दिखते नहीं। तो मैं खुद उस रास्तों से 2 बार गिरते बचा हूँ। क्या दुर्घटनाएं भी हुई है? दुर्घटनाएं भी हुई है। एक लेडीज की दुर्घटना ऐसा हुआ था कि वो जैसा गिर गई थी तो उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। सर बहुत परेशानी होती है और जब बारिश का मौसम रहता है तो रास्ता दिखता ही नहीं, पूरा रास्ता पानी से ही भर जाता है। तो बरसात के दिनों में ट्रैवलिंग में तो बहुत परेशानी होती है। ऐसे भी आधा रास्ता अगर बन जाए तो सबकी मुसीबत हल हो जाए। गांव में जाते सड़क मैं क्या बोलती, आने जाने को बहुत पंचायत होती लोगों की। यहाँ है ना, गाड़ी भी पलट गई थी एक बार। बहुत बरसात में तो बहुत ही ये होती आने जाने में। काफी बार तो यहाँ पर ट्रॉली पलट गई है, कभी बैलगाड़ी से कुछ एक्सीडेंट हो गया है। बहुत असुविधा होती है आने जाने के अंदर, बड़ी मुश्किल होती है आने जाने के अंदर। काफी हद तक रोड आखिरी तक खराब है, इस पर ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को लेकर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जमीनों की गाइडलाइन दर बढ़ाने का कांग्रेस विरोध करती है। ये सरकार का अदूरदर्शी फैसला है। गाइडलाइन की दर बढ़ने से आम आदमी को परेशानी होगी। लोगों का मकान, दुकान, फैक्ट्री बनाने का खर्च बढ़ जाएगा। भूमि की खरीदी बिक्री बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। बेरोजगारी बढ़ती नजर आएगी। ये प्रदेश के विकास में बाधा पहुंचाने वाला फैसला होगा। इस फैसले का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि एक साल में जमीन की गाइडलाइन 130% तक बढ़ा दी गई हो। मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, पुणे जैसे एवं अन्य बड़े शहरों में भी जमीन की गाइडलाइन की दर एक बार में 10 से 15% की बढ़ाई जाने की परंपरा रही है। सरकार पहली भूमि के गाइडलाइन दरों में भी कांग्रेस सरकार के समय दिए जाने वाले 30% छूट को समाप्त कर दिया गया है। अब अचानक से जमीनों की सरकारी कीमत 10 से 100% बढ़ा दी गई है। ये आखिर कैसा सवाल है? खरीदी कम से कम हो। निर्णय है सरकार को
सोसाइटी कर्मचारियों के साथ बैठ के बात करना चाहिए, ऑपरेटरों से बात करना चाहिए, उनकी हड़ताल समाप्त करना चाहिए। सरकार एस्मा लगा के उनको धमका रही, उनके घर पुलिस भेज रही है, तो ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। टकराहट दरअसल सरकार नहीं चाहती कि धान खरीदी सुचारू रूप से हो, इसीलिए सरकार खुद टकराहट महसूस कर रही। सरकार चाहे तो एक दिन में फैसला करे, कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है, उनकी मांगे जायज भी है और उसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन सरकार है जो टकराहट चाह रही ताकि धान खरीदी कम से कम हो। कुरूद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले थुआ नवागांव के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में धान खरीद 15 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें सभी किसान अपना अपना धान सोसाइटी में सुख मात्रा में ला रहे हैं। समिति प्रबंधक प्राधिकृत अधिकारी चेमन बंजारे ने बताया कि यह हमारे समिति में शासन के दिशा निर्देश पर धान खरीदी सुचारू रूप से किया जा रहा है। किसानों के टोकन काट दिए गए हैं, जिसमें सभी किसान सूखा मात्रा में धान ला रहे हैं और समय पर वारदान भी तलाई का कार्य भी किया जा रहा है। तो वहीं वहीं बंजारों के किसान अशोक मनहरे और धुआ के मनमोहन लहरे किसान ने बताया कि पीने के लिए पानी की व्यवस्था और बैठने के लिए छायादार की व्यवस्था की गई है। सोसाइटी में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं है और हम सब किसान इस धान खरीद से काफी खुश हैं। किस टाइप का है? मतलब वैरायटी का सोसाइटी ठीक है। नमी भी काफी सूख गया धान, 14% के आसपास आया है और समय तौलाई हो रहा है। जब भराई हो जाए उसके बाद तौलाई हो रहा है। पानी वाला नल वगैरह है ना, ये फिलहाल पहले था लेकिन अभी नहीं है। आज मेरे यहाँ टोटल 18 किसान का टोकन कटा हुआ है और जिसमें लगभग सभी किसान धान लाए हुए हैं। तो इसका खरीदी की मात्रा करीब 1093 कुंटल का है। यदि इसको बारदाना में करते हैं तो 2734 बैग बारदाने का खरीदी होना है और लगभग मेरे यहाँ सभी 15 तारीख से ही सुचारू रूप से धान खरीदी काम प्रारंभ हो गया। मेरे जो कर्मचारी लोग हैं, प्रबंधक और जितने भी समिति के कर्मचारी थे, तो सभी लोग 19 तारीख को सुबह 8 बजे हड़ताल से वापस आ गए हैं। उससे पहले भी मैं खरीदी पर्याप्त मात्रा में सोर्स के द्वारा एक कंप्यूटर वाले के माध्यम से धान खरीदी मेरा पर्याप्त हो रहा था। किसी प्रकार की मेरी सोसाइटी में कोई समस्या नहीं है। किसानों के लिए बारदाना, पानी, छाया की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है मेरे यहाँ। सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराए हम लोग। ये हमारी सोसाइटी में से किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। मंडला जिले के कटरा में गुरुवार को शाम करीब 7 बजे एक ज्वेलर्स शॉप में लूट की वारदात सामने आई है। कार सवार 4 बदमाशों ने कट्टे की नोक पर आरोपी से लूटपाट की और आरोपी पर करीब 6 राउंड फायर भी किए। एक गोली व्यापारी के पैर में लगी, जिससे व्यापारी घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यापारी को अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। ये पुलिस को जानकारी लगी थी करीब 7:30 के आसपास कि कटरा पर एक आईसी ज्वेलर्स थे, उसमें एक विटारा कार से 4 लोगों के द्वारा एक वारदात की गई, जिसमें उसके बैग छीने गए हैं जेवरात के और गोली चलाई गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी वहां पर, तो हमारी 112 तो बहुत ही जल्दी पहुंच गई थी। वो घायल को तत्काल अस्पताल लेके आई थी। जानकारी लगी है पुलिस को कि जब दुकान बंद करके जा रहे थे उसी समय कोई गाड़ी जो है रेकी करके वहां दुकान पर पहुंची और उनमें से 3 लोग उतर के गए हैं गाड़ी से और उन्होंने बैग छीने हैं। बैग देने से जब उन्होंने मना किया तो कट्टा लिए हुए थे तो उनको डराया है और उसके बाद फिर अंदर की तरफ गए हैं और वारदात करने के लिए और वहां पर गोली चलाई है, 2-3 फायर किए हैं। मेरे लड़के ने जैसे ही कार के पे रखा है 2 बैग, वैसे ही लड़के के ऊपर गोली चली। लड़का दौड़ लगा के मेरे पास आया, लड़के से 2 बैग छीन के ले गए। वो अंदर ट्रे रखी हुई थी, ट्रे छीनने की बहुत कोशिश की। मैंने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, जिसपे मेरे को 4-5 राउंड फायर हुआ, जिसपे 2 या 3-4 गोली मुझे लगी पैर में। और वो ग्रैंड विटारा गाड़ी थी शायद, वो बस इतना ही। उसके बाद तो वो निकल ही गए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।